लिख लो, दोबारा एक बार लिखोगे तो लिख लो। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। वो बंद करो, स्टार्ट कर दिए। इसका सबसे पहले तुमको हम मानक रूप बता देते हैं। इसका मानक रूप क्या बताए थे? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि मानक रूप। ऐसे लिख लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। बोलना बंद करने के लिए कहेगी। इसका मानक रूप हो जाएगा तुमको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा होगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सभी क्या होगा? अचर होंगे। और ये सब क्या कहलाएगा? ये जो a1 है, x1 नहीं, a1 x का a1 और b1 दोनों एक साथ लिख, a1 और a2 एक साथ लिख लो। a1, a2 ये दोनों क्या होगा? x का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा। और b1 तथा b2 y का गुणांक, और c1 तथा c2 अचर पद होगा। ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब हो गया जिसमें दो चर हो। दो चर कौन कौन से हैं? एक हमारा है चर के रूप में x, और दूसरा कौन है हमारा चर के रूप में? दूसरा चर है हमारा y, दूसरा चर है हमारा y। तो दो चर हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया इसका नाम? तो रैखिक समीकरण जिस, यहाँ से ये याद रखना कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात कितना होगा? 1 होगा। जो भी बहुपद का घात 1 होता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही बहुपदों का उच्चतम घात कितना है? 1। कितना घात है? 1 है, इसलिए इसका नाम हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अब देखो, रैखिक बहुपद को हल करने का तरीका, जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण
युग्म का हल। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जो होता है वह देखो कितने विधि से होते हैं। एक होता है हमारा बीज गणितीय विधि से। क्या होता है? बीज गणितीय विधि द्वारा, और दूसरा होता है हमारा ग्राफीय विधि द्वारा। बीज गणितीय विधि द्वारा जो होता है इसका हम लोग तीन टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और इसका दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और इसका तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। इस तरीके से इसको हल करते हैं। हल करने का कितना विधि हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को मुख्य रूप से दो तरह से हल करते हैं। एक हो गया बीज गणितीय विधि और दूसरा हो गया ग्राफीय विधि। यहाँ से फिक्स है 5 नंबर का सवाल तुमको एग्जाम में पूछेगा, और यहाँ से 4 नंबर का। ऐसा 2 सवाल पूछेगा और ऐसा 1 सवाल पूछेगा। 100% पूछेगा ही पूछेगा। 5 नंबर का 1 सवाल ग्राफ वाला पूछेगा, ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए, और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, इनमें से कोई दो टाइप का हमको हिसाब पूछेगा एक एक करके। तो 2 सवाल यहाँ से फिक्स है। 2 और 2 कितना हो गया? 4 नंबर उधर, 5 नंबर इधर, कितना हो गया? 9 नंबर। इस चैप्टर से 9 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव आएगा। देखो अब हम लोगों को इसको हल करने के लिए बीज गणितीय विधि में सबसे पहला हमको कौन सा पढ़ना है? विलोपन विधि। सबसे पहले क्या पढ़ना है? विलोपन विधि। उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि को जानने से पहले हमको यह जानना है कि किस समीकरण का हल करेंगे, किस समीकरण का हल नहीं करेंगे। अगर समीकरण का हल किए तो आंसर हमारा क्या आएगा और कैसा आंसर आएगा जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ये देखो एक होता है हमको क्या याद रखना है कि हमको याद रखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का तुलना a1 बाय a2 कोमा b1 बाय b2 कोमा c1 बाय c2 से करने पर। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। यहाँ से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आएगा। कैसे आएगा वो देख लो। इसका 3 कंडीशन होगा। इसका कितना कंडीशन होगा? 3 कंडीशन होगा। पहला क्या होगा? पहला जो कंडीशन होगा हमारा, पहला यह होगा कि अगर हमारा a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हुआ, मतलब जो हमारा x का 2 गुणांक लिखे थे ना, एक बार लिखे थे हम a1, यहाँ लिखे है ना a1 और a2 किसका गुणांक है? ये x का गुणांक है। इसके बाद ये है b1 और ये था यहाँ कहते हैं b1 और b2 लिखे थे ना, ये किसका गुणांक था? y का। मतलब x का गुणांक का और y का गुणांक का अनुपातिक तुलना करेंगे। कैसा तुलना करेंगे? अनुपातिक तुलना करेंगे। अगर
ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो इस स्थिति में हमको 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें? एक, तो जो भी समीकरण का ऐसा कंडीशन होगा उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। पूरा चैप्टर यही, अभी तक 3 स्लाइड पढ़ा है ना, पूरा चैप्टर ना इसके ऊपर निर्भर करता है, बढ़िया से समझना। अद्वितीय हल होगा। दूसरा, ये जो समीकरण दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वह क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। और तीसरा, अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा, ग्राफीय निरूपण जो होगा, इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा। देखो, अगर हमारे पास कोई दो समीकरण हमको दिया होगा और उस दोनों समीकरण का हम क्या करेंगे? x का गुणांक, y का गुणांक और c तीनों को इस रूप में लिखेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। जो जो कटने वाला रहेगा उसको क्या करेंगे? काटेंगे। काटने पर ना हमको 3 कंडीशन मिलेगा। 3 कंडीशन एक साथ नहीं मिलेगा, 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मिलेगा फर्स्ट टाइम, फिर 3 में से कोई एक कंडीशन मिलेगा सेकेंड टाइम, फिर 3 कंडीशन में एक कंडीशन मिलेगा थर्ड टाइम में, तीसरा समय में। तो जब अगर पहला समय में या दूसरा समय में या तीसरा समय में, मतलब अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा ना। इन 3 कंडीशन में से अगर पहला वाला कंडीशन मिला तो हमारा समीकरण जो होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। और इसका हल कैसा होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होगा? अ का मतलब होता है नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा। उसका एकमात्र हल होगा और दूसरा कोई हल नहीं होगा। उसका एक ही हल होगा। उसका क्या होगा? एक ही हल होगा, दूसरा और कोई हल होने का कोई चांस नहीं होगा। और जब इस समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यह क्या है, हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं? ग्राफ खींच रहे हैं। तो अगर एक रेखा ऐसे गई है तो दूसरी रेखा ऐसे जाएगी, मतलब ये दोनों ही रेखाएं कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, क्रॉस करेगा, काटेगा एक दूसरे को। क्या कहता है कि क्रॉस करते हुए तब आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। और ये दोनों समीकरण के आपस में भी, ये दोनों समीकरण का आपस में जो संबंध होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। और इसका हल जो होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। यहाँ तक समझ गया होगा? चलो अब देखो इसका दूसरा कंडीशन क्या है। इसका दूसरा कंडीशन क्या है वो देखते हैं। दूसरा क्या है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अद्वितीय हल होगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और समीकरण के दोनों समीकरण का आपस में जो संबंध होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। और इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। समांतर होगा मतलब क्या होगा? ऐसे होगा, कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक दूसरे से हमेशा क्या रहेगा? दूर रहेगा। किसी भी बिंदु पर यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। समझ में आ गया? कोई हल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इस समय में? समीकरण का जैसे ही एक कंडीशन आएगा तो और इसको दोबारा बनाएंगे ही नहीं। इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इस समीकरण का कोई हल नहीं आएगा। हम इसको बनाने का प्रयास भी करेंगे तो
तो हमारा प्रयास बेकार जाएगा, क्योंकि इसका हल तो आना ही नहीं है। जब हल नहीं आना है तो हम बना के क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसा कंडीशन लिख के नीचे लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन जो इसका अंतिम कंडीशन वो क्या है, तीसरा जो है इसका ये है कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। जब ऐसा होगा तो इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और इसका जो आपस में संबंध होगा दोनों समीकरण के बीच में वो क्या होगा, आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित होगा और संगत भी होगा, आश्रित भी होगा और संगत भी होगा। इसके बाद इसका ग्राफीय निरूपण होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या करेगा, संपाती होगा। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन दो बार, एक ही लाइन कितना बार आएगा, दो बार, मतलब कि एक ही आंसर दो बार आएगा, बार बार आएगा, एक ही चीज आएगा, बार बार क्या होगा, एक ही चीज आएगा। तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर होगा। इसका कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, और इसका कैसा होगा तो इसका होगा संपाती। इसका क्या होगा, संपाती होगा। ये हो गया, ये बात याद रखना है क्या, कि अगर हमको कोई समीकरण दिया हुआ होगा क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का तुलना कीजिए और बताइए कि समीकरण का संबंध आपस में कैसा होगा, या इसका हल कैसा होगा, या इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो यहीं से हम उसको जो है ना बिना बनाए कर सकते हैं कि अगर A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हुआ तो अद्वितीय हल होगा। दोनों समीकरण के बीच में संबंध जो होगा वो संगत होगा, और इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। दूसरा, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो क्या होगा, हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और दोनों समीकरणों के बीच का जो संबंध होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। और ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समांतर होगा। तीसरा कंडीशन A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 अगर हो जाए तो अनेक हल होगा, और दोनों समीकरण के बीच में जो संबंध होगा आश्रित होगा और संगत भी होगा। जब इसका ग्राफीय निरूपण हम करेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ हमारा हो जाएगा ग्राफ हमारा हो जाएगा संपाती। ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। चलो अब ना हल करना शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का जो हल करने का पहला विधि था वो क्या था, विलोपन विधि। कौन विधि था, विलोपन विधि है, विलोपन विधि। अच्छा से देखना, विलोपन विधि से कैसे सवाल हमको पूछे जाते हैं। विलोपन विधि में हम सवाल को कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो, तुम्हारा बुक है एनसीईआरटी का, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है समीकरण। अच्छा देखो, हमको यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, या एक ही समीकरण है, देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा दिया हुआ है हमको क्या, x माइनस 2y माइनस 3। चलो इसी समीकरण को हम लेकर के वहाँ पर जो है कि इसको व्यवस्थित करके तुमको क्या करते हैं, तो बना कर देते हैं सवाल कैसे बनता है। देखो, हमको अगर इस तरह से समीकरण दिया हुआ है, इस तरह का अगर समीकरण हमको कहीं पर दिया हुआ मिलेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमें अपने दिमाग में जो बात लानी है वो क्या, कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, यह हमारा मानक रूप है। समीकरण को देखते ही पहले हमको ये दिमाग बनाना है, और जो समीकरण दिया हुआ है उसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। जो भी समीकरण दिया है उसको इस रूप में
कन्वर्ट करना है। जब इस रूप में हम इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर देखो तो समीकरण हमको कैसा हो जाएगा, पहला वाला 2x प्लस 3y, या देखो तुम ना आसानी से इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, क्या ये 3 है ना इधर हमारा अंदर में आया हुआ है, इसको हम उस साइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 5, समीकरण नंबर 1। और दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा हमारा है x माइनस 2y इक्वल टू, ये 3 इधर माइनस में है तो इसको जब हम दाहिने तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो गया हमको समीकरण नंबर 2, ये हो गया हमको समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो ये दोनों समीकरण हमारा 2 चर वाला है, कैसा है, 2 चर वाला समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। अब देखो कि हमको इसका हल ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है, इसके बारे में बताना है कि इसका जो है दोनों समीकरण के बीच में संबंध कैसा है, संगत है कि असंगत है कि आश्रित है, और इसका कैसा हल है, अद्वितीय हल है कि अनेक हल है या कोई हल नहीं है। फिर इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर संपाती होगा। तो हम इसको करते हैं, पहले तुलना, किससे तुलना करेंगे इसको हमको तुलना करना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से करके देखेंगे। तो सबसे पहले गुणांक लिख लेते हैं, हमारा a1 इक्वल टू क्या होगा, हमारा a2 इक्वल टू क्या होगा, हमारा b1 इक्वल टू क्या होगा, b2 इक्वल टू क्या होगा, c1 इक्वल टू क्या होगा और c2 इक्वल टू क्या होगा। देखो यहाँ से इसकी तुलना करो, ये वाला समीकरण को इससे और ये वाला समीकरण को इससे। तो यहाँ देखो कि x के जस्ट पहले जो लिखा हुआ है वो हमारा किसका मान है, a1 का। तो यहाँ पर a1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। नीचे देखो x के पीछे क्या लिखा हुआ है, a2, मतलब यहाँ पर हमारा a2 का मान कितना होगा, 1 होगा। एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 1000 बार में भी नहीं आएगा। ढंग से बता रहे हैं, बढ़िया से देखो। अब यहाँ देखो कि y वाला हमारा है और ये भी y वाला है, तो पहला वाला समीकरण का जो y है उसका गुणांक b1 होगा, उसका गुणांक क्या होगा, b1 होगा। तो यहाँ पहला वाला समीकरण का जो गुणांक है वो क्या है, 3 है, मतलब क्या हो गया, b1 इक्वल टू 3 होगा। और दूसरे वाले समीकरण का y में जो गुणांक है वो हमारा b2 है। तो दूसरा वाला हम क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 के पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस। क्या बताए थे, जो प्लस में रहेगा उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो माइनस में उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया -2, क्या हो गया, -2। अब देखो ये c का पद हमारा कैसा है, ये c वाला पद हमारा कैसा है, प्लस में है, कैसा है, प्लस में है। और यहाँ भी हमारा 3 कैसा है, प्लस में है। अब देखो अगर हम ये दोनों को उस साइड लेकर जाएंगे तो दोनों क्या होगा, माइनस में होगा ना। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, c हमारा तो अंदर में है ना, 0 बाहर में है, 0 कहाँ है, बाहर में है। तो अभी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, c को अंदर में मानेंगे, c को अंदर में मानेंगे तो 5 को अंदर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। 3 को अंदर में लाया हुआ था ऑलरेडी, क्या था यहाँ पर, माइनस। अब अगर तुम माइनस लगाना चाहोगे तो दोनों में लगाना, अगर माइनस हटाना चाहोगे तो दोनों से हटा देना, गलती नहीं होगी। या तो दोनों में माइनस लगा दो या नहीं तो दोनों से माइनस को क्या करो, हटा दो। तुमको जैसा सुविधा हो, जिसको जोड़ घटा नहीं आता है वो 1-2 क्लास में जाएगा, एडमिशन लो। फिर देखो ये माइनस लगा दिया हम। अब क्या करना है, हमको इसकी तुलना करना है, किसके साथ इसकी तुलना करना है, a1/a2 से इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। हमको ये तुलना करके पता करना है कि 3 कंडीशन जो हमने पढ़ा है उन 3 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन आता है। पहला था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और तीसरा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब मान को रखते हैं इसके जगह पर, इसके मान क्या क्या है, देखो a1/a2 यानी कि 2/1, अब b1/b2 मतलब कि 3 बाय माइनस क्या है
3 बाय माइनस 2 इक्वल टू, तीसरा क्या है तुम्हारा -5 बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना। अब देखो ये हमारा है 2/1 और ये है हमारा -3/2, 3/2। बताओ ये दोनों आपस में बराबर है? अरे ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, बराबर कैसे होगा? ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो बराबर नहीं होगा। पहले ही कंडीशन में हमको पता चल गया क्या कि ये है हमारा पहला वाला जो है 2/1 वो धनात्मक है और -3/2 ऋणात्मक है। तो धनात्मक का भी ऋणात्मक के बराबर होगा? नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन आ गया। क्या गया? यहाँ पर हमको मिल गया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब इस समीकरण के बारे में हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। यह समीकरण के बारे में हम अब तीनों कंडीशन बता सकते हैं ना। क्या क्या तीनों कंडीशन बता सकते हैं? पहला तो हम यह बता सकते हैं कि हल जो होगा इसका वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। हल जो होगा इसका कैसा होगा? अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा या केवल एक होगा या केवल एक हल होगा। दूसरा, हम इसका अगर संबंध का बात करते हैं तो ये दोनों ही समीकरणों के बीच का जो संबंध होगा वो कैसा होगा? संबंध होगा संगत। संबंध क्या होगा? संगत। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो ना क्या लिखा हुआ था, A1/A2, एक नंबर पढ़ो, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो पहला हल क्या है हमारा? अद्वितीय है। क्या लिखे हैं? अद्वितीय लिखे हैं। अद्वितीय को केवल एक हल भी पढ़ा जाता है। दूसरा, संबंध कैसा है? संगत है। हम क्या लिखे हैं संबंध में? संगत लिख दिए। अब तीसरा क्या है हमारा? ग्राफ। तीसरा हमारा क्या है? ग्राफ। ग्राफ इसका कैसा होगा? तो इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा इसका? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। और यहाँ जो हम तुमको अभी किए हैं, इतना क्रिया करके जो दिखाए हैं, ये सब अभी शुरुआत है, इसलिए हम तुमको दिखाते हैं, तुम भी करोगे कॉपी में। लेकिन करते करते जैसे 2 4 5 बार हिसाब को बनाएंगे ना, ये तुम्हारा मेंटली वर्क है। मतलब ये क्रिया मानसिक है, ये दिमाग में चलना चाहिए। इतना बात हमारा दिमाग में चलना चाहिए, इतना हमको कॉपी में नहीं लिखना है। हम आंसर क्या कहते हैं कि समीकरण को देखेंगे, समीकरण यहीं पर बैठा लेंगे। क्या? अच्छा 2/1 है, यहाँ पर क्या है? 3/2 है। देखो ना अभी यहाँ से पता चल जाएगा 2/1 है, 3/2 है, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस नहीं है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। मतलब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। कितना समय लगेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उंगली में आंसर निकालने लोगोगे। यहाँ पर अभी हम फर्स्ट टाइम तुमको बता रहे हैं, इतना क्रिया करने के लिए सिखा दिए। और तुमको जब प्रैक्टिस हो जाएगा, 2 बार 3 बार तुम हिसाब बनाओगे, तब तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समीकरण को ठीक करके लिख देना। अभी देखो यहीं पर दिखता है कि नहीं दिखता है? 2/1, यहाँ पर 3/2। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2। A1/A2 में हम देखते हैं प्लस में है, B1/B2 में देखते हैं क्या है? माइनस में है। तो कभी भी धनात्मक चीजें ऋणात्मक चीजों के बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम यहीं पर पता कर लेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अतः ये समीकरण का हल निकलेगा। और हल कैसा होगा? तो एकमात्र हल होगा, x का भी मान एक ही तो होगा, y का भी मान एक ही होगा। एक ही x का मान होगा और y का भी मान एक ही होगा। मतलब दोनों समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, लेकिन x का भी एक ही मात्रा है। मतलब x का केवल एक ठो मान आएगा और y का भी केवल एक ही ठो मान आएगा। इसका ये मतलब हुआ। और दोनों के बीच में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसा समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसका संबंध निम्नलिखित में से कौन होगा। तो हम बना के नहीं मारेंगे टिक, सिर्फ ऐसे देखेंगे, नजर उठा के अच्छा ये है, ऐसा होगा। तो हम कर दिए वहां पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है या C1/C2 है, जो कुछ भी है उस कंडीशन के हिसाब से हम इसको कर लेंगे। अब जो आगे का क्रम है
वह करना है हमको। आगे क्या करना है हमको, विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। ऐसा हम तुमको इसलिए करके बताए कि जब भी तुमको कहेगा कि विलोपन विधि से हल करे, प्रतिस्थापन विधि से हल करे, वज्र गुणन विधि से हल करे या ग्राफीय विधि से हल करे, तो सबसे पहले टेब करके देख लेना, अंदाज लगा के देख लेना, ट्रिक के माध्यम से देख लेना कि समीकरण का हल निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है। अगर समीकरण का हल निकलने वाला है तब बनाना शुरू करना। अगर हल निकलने वाला नहीं है, हल कौन सा स्थिति में नहीं निकलेगा, तो हल हमारा दूसरा स्थिति में नहीं निकलेगा। कौन सी दूसरी स्थिति, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो हमारा समीकरण का हल निकलने वाला नहीं है। जब समीकरण का हल निकलने वाला नहीं है, हमारा लाख कोशिश के बावजूद भी आंसर आएगा तो नहीं बनाएंगे हम उसको। सिर्फ समय नष्ट करने के लिए एग्जामिनर हमको फंसाना चाहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको देखते ही नेगलेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि हमको ये नहीं बनाना। उसके बाद अगर ये पहला और तीसरा वाला कंडीशन आ जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसमें क्या है कि अनेक हल है, इसको बनाएंगे। और ऊपर वाला अगर आ गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसमें भी अद्वितीय हल है, मतलब दूसरा हल, इसमें एक हल आएगा और इसका ग्राफ भी बनेगा, ये संबंध भी क्या होगा, इसका संगत होगा। चलो अब इस समीकरण को हम यहाँ पर देख लिए कि इसका हल आएगा, हमको पता चल गया ना, इसका समीकरण का हल निकलेगा। इसका हम ग्राफ भी खींच सकते हैं, इसका संबंध भी बता सकते हैं, जो कि हमारे सामने आ गया। इसका हल आएगा, एक x का मान आएगा, एक y का मान आएगा। ये दोनों के बीच में संबंध कैसा है, तो संगत है। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा, मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगा। तो अब क्या करना है, हमको इसका हल करना है। अब यहाँ से हम करते हैं हल। किसको हल करेंगे, तो जो समीकरण हमको दिया हुआ है 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x - 2y = 3, x - 2y = 3 समीकरण नंबर 2। कौन सा विधि से बनाने जा रहे हैं हम लोग इसको, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखना बहुत आसान है, एक बार में सीख जाओगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, तीनों विधि के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लिखते हैं। हम ना ये सब चैप्टर को, इस चैप्टर करने लगभग मैथ का सभी चैप्टर को बिल्कुल आसान पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। आसान से आसान तरीके से तुम कैसे सीख सकते हो, हम वो पूरा प्रयास करेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर में निर्भर करता है कि तुम कितना बात को केयर करते हो और कितना घर में इसको रिवाइज करते हो। मैथ एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 आ सकता है, 100 में से 100 आ सकता है। पिछले साल तक में 92 नंबर आया है, कितना, 92। अब तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हो कि नहीं। रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए। और संस्कृत में भी 90 आया है, हिंदी में 84 आया है। उसके बाद तुमको साइंस में भी आया है 82-83 आया, 82 भी आया है, 83 भी आया है। अब उसको तुम लोग क्रॉस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे मेहनत के ऊपर में निर्भर करता है। तो देखो मतलब हुआ कि ट्रिक देखो क्या करना है, चाहे तुमको प्रतिस्थापन विधि बनाना हो या फिर विलोपन विधि बनाना हो, प्रतिस्थापन बनाना हो, प्रतिस्थापन बनाना हो या फिर विलोपन बनाना हो, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों समीकरण में से कौन सा समीकरण नेगेटिव है, यानी कि दोनों समीकरण में से दोनों समीकरण का चिन्ह समान है या विपरीत है। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, x - 2y था, x - क्या था, 2y था। हम अभी नहीं इसमें प्लस किए हैं, पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, ऋणात्मक है कि ऋणात्मक है ना। अब देखो ऋणात्मक है तो प्रतिस्थापन विधि को बनाते समय जब हमको ये दोनों समीकरण को फ्री करना होता है तो धनात्मक वाला नहीं करना, धनात्मक वाला नहीं करना। कौन सा करना, ऋणात्मक वाले को फ्री करना। किसको फ्री करना है, ऋणात्मक वाले को फ्री करना है। और
विलोपन विधि में जब अभी हम बनाएंगे, विलोपन विधि में हम बनाएंगे तो देखो ये 2 के पीछे प्लस का चिन्ह है, ये भी 2 के पीछे किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। कहाँ हंसता है रे? कहाँ हंसते हो? खोलो तो तुम ये मार्क्स नहीं पहनेगा, कल मना किए थे कि यहाँ देखो ये भी प्लस का चिन्ह है और ये भी क्या है? प्लस का चिन्ह है। पहला ही क्लास से स्टूडेंट तेज होता है और मूर्ख भी हो जाता है। पहला ही क्लास से तेज होता है और पहला ही क्लास से मूर्ख हो जाता है। तो ध्यान रखना कि मूर्खों की गिनती में नहीं चले जाए। एक के साथ बैठा पढ़ाते हैं कि कोई फर्स्ट डिवीजन कर जाता है, कोई सेकंड डिवीजन, कोई फेल भी हो जाता है, उसको घर में जाकर पढ़ाते हैं। टीचर पास नहीं होता है, बच्चा पास होता है। वो एग्जाम किस तरीका से तैयारी कर रहा है, कितना तुम मेरा बात में ध्यान देते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर आकर के मुंह झाँप करके हंसने से नहीं होगा। पढ़ते हो बंद कमरे में, रिजल्ट आएगा ना चौक में आउट होगा, वेबसाइट पर ऑल ओवर इंडिया देखेगा। देख लो इसको, ये प्लस में, ये भी प्लस में, लेकिन ये वाला चिन्ह हमारा क्या है? एक प्लस में है और एक माइनस में है ना। तो देखो अब हमको विलोपन विधि में क्या करना होता है? विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो ये वाले x का गुणांक को बराबर करते हैं, नहीं तो y वाले गुणांक को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। अब x वाले और y वाले में से हम किसको बराबर करेंगे? तो इसी के लिए हम तुमको यहाँ पर क्या लिखे हैं? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के लिए ट्रिक। जो ऋणात्मक होगा, क्या होगा? ऋणात्मक जो होगा उसी को बराबर करना, उसी को फ्री करना। प्रतिस्थापन विधि में फ्री करना होता है और विलोपन विधि में क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो दोनों के लिए बात याद रखना कि दोनों में हमको किसको महत्व देना है? ऋणात्मक वाले पद को। किसको देना है? ऋणात्मक वाले पद को। कोई किताब में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तुम यूट्यूब में भी खोज करके देखना, कहीं पर नहीं मिलेगा तुमको। ये सीधे सीधी समझ लो कि ये ब्रेन चाइल्ड है, दिमाग का उपज है। पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव होता है कि क्या करके बच्चे जल्दी से समझेंगे। तो समझ में सीधे आ गई होगी बात तुमको कि ऋणात्मक वाला को हमको बराबर करना है। ऋणात्मक वाला हमारा कौन है? 3y है और क्या है? 2y है। अब ये दोनों को बराबर हम कैसे करेंगे? तो ये दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? तो देखो ये जो y का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक कितना है? 3 है, उसको गुना कर देना 2 वाले से। और ये जो y का दूसरा वाला समीकरण में y का गुणांक कितना है? -2 है ना, इसको गुना कर देना ऊपर वाले से। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, समीकरण 1 को कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से, तथा समीकरण 2 को कितना से कर रहे हैं? 3 से। गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटाएंगे। अब ये गुना देखो कैसे करते हैं। ये जो 2 है ना, यहाँ से लेकर सबके साथ गुना होगा। 2 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 को 3 से गुना करो 6y, 5 को 2 से गुना करो 10, नीचे आ जाओ। अब x को 3 से गुना करो 3x, माइनस 2 को 3 से गुना करो 6y, 3 को 3 से गुना करो 9। देखो बीच वाला फैक्टर बराबर हुआ, बीच वाला फैक्टर बराबर हो गया। अब इसको बराबर करने के बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का। इसको क्या करोगे? सॉरी जब हमारा चिन्ह अल्टरनेट रहेगा, यहाँ पर ये बात भी लिख देना आप। देखो जब ये चिन्ह हमारा अल्टरनेट नहीं रहता, दोनों समान चिन्ह रहता, दोनों क्या रहता? समान चिन्ह रहता, तब हम क्या करते? चिन्ह को चेंज करते। चिन्ह को क्या करते? चेंज करते। अल्टरनेट करने के लिए, अल्टरनेट रहेगा तभी ना कटेगा। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में रहेगा तो भी जुड़ जाएगा। एक प्लस वाला होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? माइनस वाला। एक प्लस और एक माइनस अगर नहीं रहेगा तब हम चिन्ह को चेंज करेंगे, तब हम चिन्ह को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अगर पहले से हमारा दिया हुआ समीकरण में एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो उसी समीकरण के जो गुणांक होगा, वो दोनों के जो गुणांक होगा, वो गुणांक को बराबर करेंगे और हमें इसको अलग से चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
तो अब देखो हमें यहाँ पर 6y प्लस में दिख रहा है, 6y माइनस में दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है, ये 10 भी प्लस में है और 9 भी क्या है, प्लस में है, तो प्लस 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 होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, दोनों जुड़ जाएगा। 4 में से 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7x इधर हो गया, अब इधर में जोड़ो क्या हो जाएगा, 19 हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ से x का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, x का मान कितना हो जाएगा, हाँ बट्टे में कितना आ जाएगा इसका, 7 आ गया। ये हमको किसका मान निकल गया, x का। अब हमको किसका मान निकालना है, y का। अब देखो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x का मान निकला है, x का मान को, x का मान को क्या करोगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रखोगे, नहीं तो समीकरण नंबर 2 में लिखोगे, रखोगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का तुमको बाउंडेशन नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, 1 नंबर में रखो चाहे 2 नंबर में रखो। चलो x का मान को हम जिसमें भी रख सकते हैं, बताओ तुम लोग किस में रखना चाहोगे, 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे, बताओ, जिसमें बोलोगे उसमें रख सकते हैं। चलो ठीक है, 2 में रखते हैं, या माइनस वाला है ना, रख देते हैं, 2 में रखना है। 2 में रखने पर, अच्छा कुछ बोलोगे, हम लोग 1 बोले थे सर, आप 1 में काहे रखे, 1 वाला प्लस में है कि स्वतंत्र रूप से यहाँ निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दूसरा में माइनस है, कुछ बच्चा कंफ्यूजन होगा कि माइनस वाला में रखेंगे तो क्या होगा, इसीलिए चलो माइनस में ही रख के देखते हैं, फिर अगला वाला में 1 नंबर में रख देंगे। अभी 2 नंबर में रख दिए, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 3। हमको किसका मान पहले मिला हुआ है, x का जगह में रख दो, क्या हो जाएगा 19/7 माइनस 2y इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर माइनस 2y के नीचे कुछ नहीं है, तो हर के रूप में कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अब ये दोनों का कर लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 7 7 कैंसिल, माइनस 1 को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार। 7 को क्या करोगे, 2 से मल्टीपल करोगे, कितना हो जाएगा 40। इसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, y इक्वल टू 3, इसके भी नीचे कुछ नहीं, कितना हो सकता है, 1। अब इसको करो कैसिया गुना, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 19 माइनस 14y बराबर 21, बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो गया। अब क्या करो, देखो यहाँ पर 14y है और ये सिर्फ 19 है, 14y वाला क्या है हमारा, वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये फ्री है, इसके साथ y लगा हुआ, इसके साथ y लगा हुआ नहीं है, कांस्टेंट के साथ हटेगा जुटेगा, तो 14y को माइनस वाला इधर रख लो, और क्या करो, इधर हमारा है 21 और ये जो 19 है इसको धकेल के उधर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा 19, माइनस में क्या आ गया 19। अब माइनस 14y बराबर 21 में 19 को घटाओ, कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 लिख लिए। अब y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और बटन कितना है हमारा, माइनस 14, 7, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि y का मान हमारा कितना निकल गया, 1/7, कितना निकल गया, 1/7। x बराबर हमारा क्या निकला था, हाँ 19/7, और y बराबर हमारा क्या निकल गया, 1/7। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि में समीकरण को हल करते हैं। विलोपन विधि में हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले दोनों समीकरण का सिलेक्शन करना है। हमको पहला काम क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सा माइनस प्लस में है या दोनों फिर प्लस में है। अगर दोनों प्लस में रहता तो हम किसी को बराबर कर सकते थे, y वाला को भी और x वाला को भी, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला को बराबर नहीं करना, किसको बराबर करना, माइनस वाला को। माइनस वाला को बराबर करने का फायदा क्या होगा कि तुमको चिन्ह में और कोई झमेला नहीं आएगा, उसको सीधे सीधी काट दोगे, बाकी सब जुड़ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ हमारा पहला काम है समीकरण में वह पद को चुनना, उस पद का सिलेक्शन करना जिसको हमें क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कौन सा
चिन्ह को हम महत्वपूर्ण स्थान देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। किसको इंपॉर्टेंट देंगे हम? ऋणात्मक वाला पद को। इसको ऋणात्मक वाला पद को। उसके बाद जब हमें गुना करने का समय आएगा, अगर दोनों का कोई ना कोई गुणांक दिया होगा तो ऊपर वाले समीकरण का गुणांक से नीचे वाले को गुना कर देना, और नीचे वाले समीकरण में जो गुणांक रहेगा उसको ऊपर वाले से गुना कर देना। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये दोनों जब बराबर हो गया, बराबर करने के बाद इसको काट देंगे, फिर दोनों बाजू वाला बच गया ना, इधर 4x 3x और इधर में हमारा 10 और 9 बच गया। तो 4x और 3x दोनों के पास प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 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 दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 7x हो गया, और ये 10 भी प्लस में है, 9 भी प्लस में है, इसको दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब हमको x बराबर क्या हो गया? 19/7। इसी को हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में किसका? x का वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे, मान रख देंगे। मान रखने के बाद हमको जो भी आएगा वो हमारा y का मान होगा। वो हमारा किसका मान होगा? y का मान होगा। चलो एक काम करते हैं, तुम लोग ना अब